डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। थीम्स इन जीएस विद सीवीपी श्रीवास्तव। इस सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की, जो नैसर्गिक न्याय नेचुरल जस्टिस का एक आधार स्तंभ है। सबसे पहले आज के लेक्चर में यह बताने की ज़रूरत है कि यह विषय क्यों, क्या अचानक से यह विषय महत्वपूर्ण हो गया है या नैसर्गिक न्याय पहले से ही महत्वपूर्ण है। अगर पहले से महत्वपूर्ण है तो इसकी चर्चा आज फिर से क्यों की जाए, इस बारे में यह बताना चाह रहा हूं मैं कि अभी हाल फिलहाल आपने सुना होगा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी और उस पर उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें उस उच्च न्यायालय के उस निर्णय को खारिज करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, खास तौर से पीड़ितों के संदर्भ में। तो निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को फिर से चर्चा में ला दिया गया है। इसके अलावा और भी कई मामले इधर आए समाचारों में जिसने इस अधिकार की व्याख्या को, इस अधिकार की समझ को फिर से एक बार जागृत कर दिया है, फिर से एक बार महत्वपूर्ण बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में आज यह विषय चुना है मैंने आपके लिए, और मेरी कोशिश यह है कि न केवल निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की समझ हो, बल्कि उससे संबंधित अन्य जो बातें हैं और जो भारत के संविधान में जो नैसर्गिक न्याय की संकल्पना है या प्राकृतिक न्याय जिसको कह सकते हैं, नेचुरल जस्टिस की जो संकल्पना है, उस पर भी हम गौर करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस कितनी महत्वपूर्ण संकल्पना है हमारे संविधान में और राज व्यवस्था की दृष्टि से। दूसरी बात इसमें यह भी है कि हालांकि यह विषय सभी के लिए की समझ के लिए उपयोगी हो सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसकी समझ इस विषय पर अगर है तो यह उसके लिए रुचिकर होगा और उसके लिए लाभकारी भी होगा। रुचिकर सभी क्षेत्र के लोगों के लिए है, लेकिन विशेष तौर पर जो सिविल सेवा के परीक्षार्थी हैं या जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यह प्रश्न की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जा सकता है। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो सिविल सेवा की या मुख्य परीक्षा हो, कई बार ऐसे अवसर हमें देखने को मिले हैं कि या तो नैसर्गिक न्याय या उसके किसी न किसी आयाम से जोड़कर परीक्षक ने प्रश्न पूछने की कोशिश की है, और अगर आपकी समझ इस विषय पर है वाकई, तो आप बहुत अच्छा सटीक सारगर्भित उत्तर लिखकर आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो विषय है यह न केवल समाचारों में है, बल्कि सभी क्षेत्र के लोगों के लिए रुचिकर है, और विशेषकर अभ्यर्थियों के लिए, सिविल सेवा की परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं कारणों से यह विषय चुना है मैंने, और पृष्ठभूमि उसकी लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी की जमानत के निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने और इस आधार की व्याख्या करने कि पीड़ितों के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की कहीं ना कहीं अवहेलना कर दी है उच्च न्यायालय ने, इसी आधार पर इस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं कई बातें इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और सबसे पहली बात इसमें आएगी कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की उपेक्षा की गई है। नैसर्गिक न्याय की संकल्पना क्या होती है, नैसर्गिक न्याय के अवयव कौन से होते हैं, भारत के संविधान में नैसर्गिक न्याय का महत्व क्या है और किस रूप में वह शामिल है, अगर है तो हमने उसको स्पष्ट भाषा में लिखा क्यों नहीं है, और उसके बाद पूरी राज व्यवस्था में, पूरी विधि प्रणाली में नैसर्गिक न्याय का क्या महत्व है, इन्हीं बातों पर आज के लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात वही है जो भी मैंने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज है, और कारण उसका यह बताया है उच्चतम न्यायालय ने कि पीड़ित के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की उपेक्षा हो गई है
और ऐसा करने से कहीं ना कहीं नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत बाधित हो रहा है, इसलिए यह जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने एक राहत दी है अभियुक्त को या आरोपी को कि वह पुनः इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नए सिरे से जमानत की याचिका दायर कर सकता है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसकी सुनवाई भी कर सकता है, लेकिन उसके पहले उसे आत्मसमर्पण करना होगा और इस जमानत को खारिज कर दिया गया है। इसी आधार पर यह जो कॉन्सेप्ट है इसकी समझ हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। नैसर्गिक न्याय के पहले हमें यह देखना है कि न्याय वास्तविक अर्थों में क्या होता है। न्याय का सिद्धांत क्या होता है, न्याय क्या होता है। आरंभिक चरणों में न्याय को हम मानते थे कि यह एक दार्शनिक और आदर्शवादी संकल्पना है और हर जगह न्याय की जो बात की जाती थी प्राचीन काल में या पहले के दौर में, तो वह दार्शनिक रूप में होती थी और यह मान के चला जाता था कि यह एक आदर्श है और इस आदर्श की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। शुरुआती दौर में एक व्यक्ति को अगर न्याय मिल जाता था या एक व्यक्ति के लिए हमने उसका कल्याण कर दिया या हमने उसको समाज से जोड़ दिया या हमने उसको किसी न किसी रूप में उसके साथ विभेद नहीं किया, तो हमने यह मान लिया कि व्यक्ति को हमने न्याय दे दिया है और हम संतुष्ट हो जाया करते थे। तो यह कहा जाएगा कि आरंभिक चरणों में न्याय की जो संकल्पना थी वह व्यक्तियों तक सीमित थी या वैयक्तिक थी, पर्सनल थी, ऐसा कहा जा सकता है। कालांतर में यह जो संकल्पना है यह समाज और समुदाय के स्तर पर विस्तृत हो गई और आज का जो दौर है वह सामाजिक न्याय की ओर ज्यादा उन्मुख हो गया है व्यक्तिगत न्याय की तुलना में। और हमारा मत है कि अगर हम सामाजिक स्तर पर न्याय उपलब्ध करा दें तो निश्चित रूप से व्यक्ति के स्तर तक न्याय उपलब्ध हो जा सकता है या व्यक्ति के स्तर पर अन्याय होने वाली जो घटनाएं होती हैं उस पर हम रोक लगा सकते हैं। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा तुलनात्मक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है आधुनिक विश्व में, खासतौर से आज के विश्व में। तो यह कहा जाएगा कि न्याय वैयक्तिक से सामाजिक हो गया है या उस ओर इसकी दिशा हो गई है या उसका दृष्टिकोण सामाजिक न्याय की तरफ हो गया है और हम यह देखना चाहते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक अगर न्याय मिलता है उसके लिए समाज के स्तर पर न्याय की उपलब्धता आवश्यक होगी। एक बात तो यह है न्याय में। दूसरी बात यहां यह है कि न्याय को हम किस रूप में परिभाषित करेंगे। क्या न्याय की अवधारणा पूरे विश्व में सार्वभौमिक होगी या अलग अलग देशों में इसकी अवधारणा अलग अलग होगी। तो न्याय सदैव परिवर्तनशील अवधारणा रही है और आरंभिक चरणों में न्याय का अर्थ कुछ और था, आज के समय में न्याय का अर्थ कुछ और है, जिसका एक उदाहरण मैंने दिया आपको, यह उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन का। ठीक उसी तरह हर राष्ट्र में जैसी उसकी राजनीतिक विचारधारा है, जैसी उसकी राजनीतिक प्रकृति है, जैसा उसका राजनीतिक स्वरूप है, उसके हिसाब से न्याय की अवधारणा भी उसके उस राज्य में उस तरीके से विकसित होती है या प्रचलित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं, जहां पर व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, वहां पर स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण अवयव है उस राज व्यवस्था का। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लोकतांत्रिक पूंजीवाद की अवधारणा प्रचलित है। तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और पूंजीवाद में आर्थिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि किसी व्यक्ति की ऐसी राज व्यवस्थाओं में स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण कर दिया जाए तो यह मान लिया जाएगा कि हमने उसके साथ न्याय कर दिया है। तो लिबरलिज्म या उदारवादिता न्याय की एक महत्वपूर्ण अवधारणा रहती है इस प्रकार की राज व्यवस्थाओं में। लेकिन यदि हम भारत जैसे समाजवादी राष्ट्रों की बात करते हैं, जहां पर हमने आर्थिक स्वतंत्रता बहुत सीमित स्तर पर दी है, जहां हमने राज्य को उत्तरदायी बनाया है कि वह
सभी व्यक्तियों, सभी समूहों, परिवारों तक उनकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराता रहे और यह सुनिश्चित करे कि विकास की मुख्य धारा से कोई भी समूह या वर्ग या परिवार बहिष्कृत नहीं है, एक्सक्लूडेड नहीं है, तो उसको कहा जाएगा कि हम न्याय दे रहे हैं। जब तक उसका बहिष्करण होता रहेगा मुख्य धारा से, तब तक यह माना जाएगा कि अन्याय हो रहा है उस व्यक्ति के साथ। तो अन्याय दूर करके न्याय उपलब्ध कराने वाली एक अवधारणा प्रचलित है ऐसे राष्ट्रों में जो भारत जैसे राष्ट्र हैं। तो हमारे यहाँ न्याय का अर्थ केवल स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि संसाधनों का वितरण है, और वह वितरण बिना किसी विभेद के उस परिवार, समूह या वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। यह हमारे यहाँ न्याय का अर्थ होगा, या हमारे जैसी राज व्यवस्थाओं में न्याय का अर्थ होगा। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में न्याय बिना किसी विभेद के संसाधनों के वितरण की अवधारणा है। तो कहा जाएगा कि विभेद पर रोक लगाना वास्तविक अर्थों में न्याय देना है हमारे यहां या हमारी जैसी राज व्यवस्थाओं में। अगर हम विभेद नहीं करते तो हम उसके साथ निष्पक्षता का व्यवहार करते हैं। हमें समझना यह है कि अगर हमने किसी के साथ विभेद किया तो वास्तविक अर्थों में हमने क्या किया है। तो यह कहा जाता है कि विभेद पूर्वाग्रह से ग्रसित या पूर्वाग्रह आधारित एक व्यवहार है। उसी विभेद को रोककर हम न्याय देते हैं। तो भारत में या भारत जैसे राष्ट्रों में न्याय की अवधारणा दो बातों पर निर्भर करती है। एक, विभेद रहित स्थिति, और दूसरी है आवश्यकता अनुसार संसाधनों की उपलब्धता। ये दो बातें हैं जो न्याय के दो आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं। विभेद रहित स्थिति का मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति, परिवार या समूह के प्रति पूर्वाग्रह आधारित व्यवहार पर रोक, यही विभेद को रोकना है। और विभेद का मतलब होता है पूर्वाग्रह आधारित व्यवहार या प्रेजुडिस्ड बिहेवियर अगेंस्ट समवन, ईदर एन इंडिविजुअल और अ फैमिली और अ ग्रुप। तो हम विभेद रोककर हम न्याय देते हैं, ऐसी अवधारणा हमारे यहां प्रचलित है। जब हम इसकी व्याख्या करने पर आगे बढ़ते हैं तो ऐसी ही स्थिति हमें प्रकृति में दिखाई देती है कि प्रकृति में जितने प्राणी उत्पन्न हुए, जन्म लिया जिन्होंने, प्रकृति किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। इसका मतलब है कि प्रकृति का व्यवहार सभी प्राणियों के लिए निष्पक्ष होता है, और प्रकृति के कार्य करने का जो तरीका है, प्राणियों के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है, वह निष्पक्षता पर केंद्रित है। इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक जो न्याय होता है वह निष्पक्षता पर आधारित है, फेयरनेस का प्रिंसिपल है। तो नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस की जो संकल्पना है वह इसी पर आधारित है, या उससे यह संकल्पना बाहर आती है। दोनों में से जो हम चाहें वह कह सकते हैं कि या तो पूर्वाग्रह रहित व्यवहार करके हम निष्पक्षता सुनिश्चित करना चाहते हैं, या अगर हम निष्पक्षता के सिद्धांत को मूल सिद्धांत बनाना चाहते हैं या बनाते हैं तो हमारे व्यवहार में पूर्वाग्रह का महत्व नहीं रहेगा। तो प्राकृतिक रूप से अगर हम न्याय की बात करते हैं तो कहा जाएगा कि नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस का अर्थ होता है निष्पक्षता,
फेयरनेस। यही नैसर्गिक न्याय का मूल तत्व है। इसका अर्थ हो गया कि निश्चित रूप से प्रकृति किसी के साथ विभेद नहीं करती और किसी भी तरह किसी के विरुद्ध पूर्वाग्रह वाला व्यवहार नहीं करती। यह नैसर्गिक न्याय की अवधारणा है। वही बात यहां लिखी गई है कि निष्पक्षता के दर्शन पर आधारित है नेचुरल जस्टिस, वही उसका मूल सिद्धांत है, वही उसकी नैतिकता है। इसी आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब यदि हम यह गौर करें कि जब कानून हमें न्याय देने की कोशिश करता है, जिसको हम विधिक न्याय कहते हैं, तो न्याय का आधार क्या हो सकता है? क्या ऐसा किया जाए जिससे कि न्याय मिल जाए? तो उसको हम कहते हैं अर्थपूर्ण आधार है। अर्थपूर्ण आधार कहने का तात्पर्य हुआ कि हम किस प्रकार किसी व्यक्ति या परिवार या समूह के साथ होने वाले अन्याय को रोक सकते हैं। अगर हमने अन्याय रोक दिया तो स्वाभाविक रूप से न्याय उपलब्ध हो जाएगा। तो अन्याय रोकने के लिए दो प्रयास किए जाएंगे, या तो कानून के जरिए या प्रकृति के जरिए। कानून के जरिए अगर करेंगे तो हमारे पास दो आधार हैं, एक विधिक और प्रकृति की तरफ से करेंगे तो एक हो गया नैसर्गिक। तो दो प्रकार के न्याय हमारे सामने उपलब्ध होते हैं जो अन्याय को दूर कर सकते हैं। कैसे, उसकी व्याख्या करते हैं हम लोग कि विधिक न्याय अगर देना है, कानून के जरिए अगर हमें न्याय देना है, तो हमें ध्यान यह रखना पड़ेगा कि जो सार्वभौमिक मूल्य हैं, वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, जो नैतिक मूल्य हैं जो सार्वभौमिक हैं, जैसे निष्पक्षता भी उसमें एक है, उन सभी सार्वभौमिक मूल्यों का संरक्षण करना विधि का काम है। हर विधि, जिसके साथ हम कहते हैं कि विधि के समक्ष समानता है, अर्थात विधि की नजर में सभी एक समान है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच जात पात धर्म संप्रदाय कुछ नहीं है, विधि सबके लिए एक समान है। और विधि यह चाहती है कि सार्वभौमिक मूल्यों का संरक्षण होता रहे, ताकि किसी भी वर्ग या समुदाय को समायोजित होने में, एडजस्ट होने में कोई समस्या नहीं हो। अगर सार्वभौमिक मूल्यों का संरक्षण विधि ने कर लिया तो यह कहा जाएगा कि उसने नैसर्गिक न्याय का संरक्षण कर लिया है। और नैसर्गिक न्याय का अगर संरक्षण हो गया तो हम अन्याय दूर कर देंगे और उससे हम न्याय उपलब्ध करा देंगे, जिसको हम अर्थपूर्ण न्याय कहते हैं या सब्सटैंटिव जस्टिस कहते हैं। एक होती है फॉर्मल जस्टिस, औपचारिक न्याय, कि हमने न्याय देने के लिए आगे बढ़कर काम किया है। और एक है सब्सटैंटिव या अर्थपूर्ण न्याय, कि हम जहां जहां अन्याय हो रहा है, जिसके जिसके साथ, उस अन्याय को दूर कर दें, उन कारकों को हटा दें, तो हम स्वतः न्याय उपलब्ध करा देंगे। और वही न्याय वास्तविक अर्थों में न्याय होगा, जो तब तक नहीं हो सकता जब तक नैसर्गिक न्याय का संरक्षण नहीं होगा। और नैसर्गिक न्याय का संरक्षण करने के लिए सार्वभौमिक मूल्यों का संरक्षण होना चाहिए। सार्वभौमिक या विश्वव्यापी जो नैतिक मूल्य हैं उनका संरक्षण होना चाहिए, और उसी का संरक्षण करने वाली जो विधिक प्रक्रिया होगी वही विधिक न्याय कही जाएगी। तो यह कहा जाएगा कि विधिक न्याय का अंतिम उद्देश्य अर्थपूर्ण न्याय देना है, अन्याय दूर करके न्याय देना है, लेकिन उसके लिए नैसर्गिक न्याय का संरक्षण करना अनिवार्य होता है, तभी जाकर हम न्याय दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय भारत का जो है, उसने एक बहुत अच्छी बात कही है। एक केस है केनरा बैंक बनाम देबासीस, 2003 मामला है। इसमें न्यायालय ने यह कहा कि जो नेचुरल जस्टिस है उसकी वो सुरक्षित है या नहीं, यह देखने के लिए हम किसी मामले के तथ्य और उसकी परिस्थितियों का आकलन करते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि विधिक न्याय कहीं कमजोर हो रहा है इस कार्य को करने में, तो हमें नैसर्गिक न्याय को वरीयता देनी होगी। फिर से बता रहा हूं आपको कि न्यायालय ने इस मामले में यह कहा कि किसी भी व्यक्ति या परिवार को अगर हम न्याय देना चाहते हैं, नैसर्गिक न्याय का संरक्षण करना चाहते हैं, तो हमें यह देखना होगा कि उस मामले में तथ्य कौन कौन से हैं और उस मामले में परिस्थितियां क्या रही हैं। जिसमें मान लिया कोई अपराध हुआ है तो परिस्थितियां क्या रही हैं।
तो विधिक और नैसर्गिक दोनों न्याय का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? अभी हमने यह लिखा है कि अर्थपूर्ण न्याय होना चाहिए, चाहे हम विधिक न्याय के माध्यम से दें चाहे नैसर्गिक न्याय के माध्यम से दें, तो हमारा उद्देश्य है अर्थपूर्ण न्याय देना, अर्थात अन्याय दूर कर देना। अगर न्यायालय यह कह रहा है कि अगर हमें यह लगता है कि विधिक न्याय यह कार्य कर पाने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी विधि में शायद ऐसे प्रावधान हो सकता है किसी समय अपर्याप्त लग रहे हों कि वह अर्थपूर्ण न्याय अकेला नहीं दे पा रहा, तो जरिया हम यह चुनेंगे और नैसर्गिक न्याय को अगर हमने वरीयता दे दी तो हम अर्थपूर्ण न्याय सुनिश्चित करा देंगे। तो उद्देश्य तो यह है कि विधिक न्याय से सार्वभौमिक मूल्यों का संरक्षण करेंगे तो नैसर्गिक न्याय होगा, और नैसर्गिक न्याय होगा तो अर्थपूर्ण न्याय भी होगा, अर्थात अन्याय को दूर किया जा सकेगा। तो अगर किसी मामले में विधिक न्याय अपर्याप्त लग रहा है तो नैसर्गिक न्याय को वरीयता मिलनी चाहिए, ऐसा उच्चतम न्यायालय का मानना है, जो बहुत लॉजिकल या बहुत तार्किक है, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं केस लिख दे रहा हूं यहां, केनरा बैंक बनाम देवाशीष 2003। उच्चतम न्यायालय के अनुसार नैसर्गिक न्याय के संरक्षण के संदर्भ में किसी मामले से संबद्ध तथ्यों तथा परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि यदि किसी परिस्थिति में विधिक न्याय अर्थपूर्ण न्याय देने में समर्थ नहीं हो पा रहा, तो नैसर्गिक न्याय को वरीयता दी जाएगी। दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस। यही नैसर्गिक न्याय के महत्व की व्याख्या करता है न्यायालय द्वारा यह कहना। इसका अर्थ अब तक यह हुआ कि नैसर्गिक न्याय निष्पक्षता पर आधारित है और विधिक न्याय पर उसको वरीयता मिलती है ताकि हम अन्याय दूर करके न्याय उपलब्ध करा सकें। अब नैसर्गिक न्याय के अर्थ के बाद हमें यह देखना है कि उसके सिद्धांत कौन से हैं। तो सिद्धांतों की दो श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। एक है आधारिक सिद्धांत या फाउंडेशनल प्रिंसिपल, जिस पर वो आधारित है, जिसकी प्रकृति राजनीतिक प्रशासनिक हो सकती है, राजनीतिक आर्थिक है, राजनीतिक सामाजिक है और राजनीतिक नैतिक है। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिको इकोनॉमिक, पॉलिटिको सोशल एंड पॉलिटिको एथिकल। और एक ऑपरेशनल सेट है, प्रचालनीय सिद्धांत है, पक्षपात के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट बायस और रूल ऑफ फेयर हियरिंग, निष्पक्ष सुनवाई का नियम। यह दो प्रकार के सिद्धांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं। तो बारी बारी से अगर हम लोग देखें कि आधारिक सिद्धांत इसके क्या है। पहली श्रेणी है राजनीतिक प्रशासनिक, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें दो अवयव है, एक है
निष्पक्षता और दूसरा है विवेक। प्रशासन और राजनीति को निष्पक्ष होना चाहिए और उसके कार्यों को विवेकपूर्ण होना चाहिए। तो कहा जाएगा कि नैसर्गिक न्याय का संरक्षण करने के लिए राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को निष्पक्षता का व्यवहार करना होगा और विवेकशील या विवेकपूर्ण होना होगा, तभी जाकर हम नैसर्गिक न्याय का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है राजनीतिक आर्थिक। इसमें अवयव है समता का, अर्थात संसाधनों का आवश्यकता अनुसार वितरण। जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उतने संसाधन मिल जाने चाहिए। अगर ऐसी अवधारणा है हमारे पास तो कहा जाएगा कि हम इसके माध्यम से नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। तो प्रशासन के लिए जो राजनीति है, जो प्रशासन है, जो नीति निर्माण हो रहा है हमारे यहाँ, उसमें नीतियां कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए और उनका उद्देश्य या दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों, सभी वर्गों तक संसाधन उपलब्ध हो जाएं, जितनी उनकी आवश्यकता है उतनी। तीसरा जो इसका आधारिक सिद्धांत है वह है राजनीतिक सामाजिक, कि हमारी नीति कैसी होनी चाहिए। उसको कहा जाएगा गैर विभेदीकरण वाली। कोई विभेद नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पर, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, किसी भी स्तर पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण होगा यदि हम नैसर्गिक न्याय का संरक्षण करना चाहते हैं तब। और चौथा जो इसका सिद्धांत है वह है राजनीतिक नैतिक। इसमें दो बातें हैं, एक कि सार्वभौमिक मूल्यों का संरक्षण होना चाहिए और दृष्टिकोण हमारा उपयोगितावादी होना चाहिए। अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो, यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो हमारा नैतिक सिद्धांत अगर उपयोगितावादी है और हमारा प्रयास यह है कि सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों का संरक्षण होता रहे, तो हम कह सकते हैं कि हम राजनीतिक नैतिक रूप से नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित करा सकते हैं। तो शासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शासन की दृष्टि से, गवर्नेंस के व्यू पॉइंट से यदि नैसर्गिक न्याय का संरक्षण करना है तो राजनीतिक नीति, सब में राजनीति लगी है अगर आप देख रहे हैं, चूंकि ये सब नीति निर्माण से संबंधित है, तो नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो इस तरीके का काम करें। वो क्या है कि प्रशासनिक नीति ऐसी होगी जिसमें निष्पक्षता और विवेकशीलता दोनों गुण हो। आर्थिक नीति ऐसी होगी जो वितरण न्याय सुनिश्चित करे, जो संसाधनों का समतामूलक वितरण कराए। सामाजिक नीति हमारी ऐसी होनी चाहिए जो विभेद को रोकती हो सभी स्तरों पर। और नैतिकता की दृष्टि से हमारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि उनका दृष्टिकोण अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना हो और सार्वभौमिक मूल्यों का संरक्षण करना हो। यह सबसे महत्वपूर्ण होगा यदि हम नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं तब। यह एक इसका सेट है, एक श्रेणी है इसके सिद्धांतों की, जिसको हम कहते हैं बुनियादी सिद्धांत या आधारिक सिद्धांत। और दूसरा जो अवयव था यहां वह है प्रचालनीय या ऑपरेशनल। ये दोनों सिद्धांत हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो खासतौर से पहला कि पक्षपात के विरुद्ध नियम और निष्पक्ष सुनवाई का नियम, ये दो सिद्धांत हैं प्रचालनीय। अंग्रेजी में कहते हैं इसको नेमो इन प्रोप्रिया कॉसा जुडेक्स एसीडेबिट, अर्थात रूल अगेंस्ट बायस, और ऑडी अल्टरम पार्टम दैट इज रूल ऑफ फेयर हियरिंग। ये दो सिद्धांत हैं जो नैसर्गिक न्याय के दो आधार स्तंभ माने जाते हैं। अर्थ सामने तो अर्थ से पता चल रहा है कि किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए, पहला। और दूसरा कि हमें प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसको सुना जाए
और उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, और उसके साथ उसकी बात सुनने में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो किसी ना किसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो दोनों में एक बात आती है सामने कि अगर हम पक्षपात के विरुद्ध हैं तो पक्षपात पर रोक लगाई जा रही है यहां, और अगर हम निष्पक्ष सुनवाई कर रहे हैं तो यहां भी पक्षपात पर रोक लगाई जा रही है। तो शुरुआत में मैंने कहा कि जो प्रकृति है वह किसी भी कीमत पर पक्षपात नहीं करती और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। तो नैसर्गिक न्याय के आधारिक सिद्धांतों में नीतिगत तौर पर हमने जो बात कही वह महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, कि गवर्नेंस कैसे नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित करता है। इसलिए कहा जाता है कि नेचुरल जस्टिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। प्रशासनिक विधि का एक अभिन्न अवयव है वह विषय वस्तु का उसकी, चूंकि राजनीति और प्रशासन को उसी तरह की नीतियों का निर्माण करना होता है जो नैसर्गिक न्याय का संरक्षण करती है। और ऑपरेशनल प्रिंसिपल में रूल अगेंस्ट बायस है और रूल ऑफ फेयर हियरिंग है। इसी पर अब हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहला रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम। तो पक्षपात क्या होता है? पक्षपात का मतलब होता है किसी के प्रति पूर्वाग्रह रखना। पूर्वाग्रह आधारित मनोवृत्ति है कि अमुक व्यक्ति अमुक समूह खराब है या अमुक समूह अच्छा है, हमारा एक पूर्वाग्रह है। अब यह पूर्वाग्रह कैसे हो सकता है? प्रचालनीय पूर्वाग्रह कहते हैं। बहुत तकनीकी भाषा का प्रयोग करें अगर तो कहा जाएगा कि बायस इज एन ऑपरेटिव प्रेजुडिस। एक प्रचालनीय पूर्वाग्रह है, चाहे वह चैतन्य के साथ हो या अचैतन्य के साथ हो, वेदर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इट इज एन ऑपरेटिव प्रेजुडिस अगेंस्ट अ पार्टी और अ पर्सन। चेतना के साथ या अचेतन, सोच विचार कर या बिना सोचे विचारे अगर हमने किसी के साथ पूर्वाग्रह कर दिया है तो कहा जाएगा कि हमने उसके साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया है। तो इसकी परिभाषा दी जाती है, मैं तकनीकी परिभाषा भी लिख दे रहा हूं और उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं सरल भाषा में आपके लिए कि अंग्रेजी में लिख रहा हूं इसको मैं पहले। एन ऑपरेटिव prejudice conscious or unconscious in relation to a party or group। किसी पक्ष या किसी समूह के विरुद्ध चेतन या अचेतन प्रचालनीय पूर्वाग्रह को पक्षपात कहते हैं। बिल्कुल तकनीकी भाषा है यह। यहां लिखा किसी पक्ष या समूह के सापेक्ष चेतन या अचेतन प्रचालनीय पूर्वाग्रह को पक्षपात कहते हैं। बिल्कुल तकनीकी भाषा में इसकी परिभाषा दी गई। साधारण भाषा में इसको कैसे समझेंगे कि पक्षपात का मतलब है पहला पूर्वाग्रह होगा, पहले से हमने तय कर लिया है कुछ। दूसरा अवयव इसका क्या है? चेतन या अचेतन होगा, सोच विचार कर हो या ऐसे ही हो बिना सोचे विचारे। और तीसरा किसी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध हो
यही इसके 3 अवयव हैं पक्षपात के। तो अगर हमने पक्षपात कर दिया है तो हम न्याय नहीं दे सकते। इसलिए कहा जा रहा है नैसर्गिक न्याय में कि पक्षपात के विरुद्ध नियम है, रूल अगेंस्ट बायस है। दैट इज, अभी जो पढ़ा मैंने, नेमो इन प्रोप्रिया कॉसा जुडिक्स एसी डेबिट, रूल अगेंस्ट बायस। तो हम पक्षपात को दूर करेंगे कैसे? अब पक्षपात कितने तरह का हो सकता है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रूप क्या हो सकते हैं इसके? पहला है वैयक्तिक, पर्सनल बायस। व्यक्तिगत स्तर पर पक्षपात है। किसी न किसी रिलेशनशिप में, किसी न किसी संबंध में हम एक व्यक्ति के प्रति कोई पूर्वाग्रह रखते हैं, उसको कहा जाता है वैयक्तिक पूर्वाग्रह। या उसके प्रति हम उसको या तो उसका नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी को लाभ दिला सकते हैं। किसी संबंध में एक पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह या वैयक्तिक जो पक्षपात है वह है। दूसरा है मौद्रिक, पिक्यूनियरी बायस। किसी भी संबंध में कहीं ना कहीं कोई मौद्रिक हित अगर जुड़ गया है तो वह मौद्रिक पक्षपात की तरफ ले जाएगा। किसी कार्य से संबद्ध मौद्रिक या वित्तीय हित के कारण उत्पन्न होने वाला पक्षपात है। यह हो गया पिक्यूनियरी बायस। तीसरा जो है वह विषय वस्तु संबंधित, सब्जेक्ट मैटर बायस। इसका अर्थ क्या होगा कि यदि कोई प्राधिकारी है, उसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्णय में कोई ऐसी बात कर दे रहा है जो उस विषय वस्तु से जुड़ जाती है। इसका अर्थ हुआ कि निर्णय किसी विषय वस्तु से प्रेरित होकर अगर निर्णयन हो रहा है तो वह विषय वस्तु का पक्षपात होगा। यदि उसमें कोई ऐसी बात कही गई है विषय वस्तु में जिसके प्रति उसका रुझान है या उसकी रुचि है उसमें, और उस रुचि ने उसके निर्णय को प्रभावित कर दिया है, तो वह एक पूर्वाग्रह हो जाएगा और वह विषय वस्तु का पक्षपात कहा जाएगा। विषय वस्तु में निहित किसी कारक से प्रेरित होकर अगर हमने डिसीजन मेकिंग की है, निर्णय किया है, तो वह विषय वस्तु का पक्षपात होगा। चौथा है विभागीय पक्षपात, डिपार्टमेंटल। कार्य करने वाले लोगों के प्रति में ऐसी भावना देखी जा सकती है कि अगर किसी विशेष विभाग से जुड़ा है वह व्यक्ति, तो वह यह चाहेगा कि उसके विभाग का लाभ सदैव होता रहे। और अगर दो व्यक्ति एक ही विभाग के हैं तो हम एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह रखेंगे या उसको बचाने का कार्य करेंगे। अगर ऐसा मान लें कि एक किसी विभाग में प्रोसिक्यूटर वही व्यक्ति है, अकाउंटेंट वही है जो ऑडिटर है, तो वह एक पक्षपात हो सकता है कि एक ही विभाग में हितों का टकराव अगर हो जाएगा या हितों का संलयन हो जाएगा अगर, तो वह विभागीय पक्षपात उत्पन्न कर सकता है।
किसी विभाग में हितों के संलयन से उत्पन्न। जैसे उदाहरण हो गया कि कोई व्यक्ति किसी विभाग का लेखाकार भी है और अंकेक्षक भी है, अकाउंटेंट भी है और ऑडिटर भी है, तो वह पक्षपात करेगा, ऐसा कहा जा सकता है। और एक होता है प्री कंसीव्ड बायस, पहले से सोचा हुआ है, पूर्व सोच पर आधारित पक्षपात है वह। हमने किसी व्यक्ति, परिवार या समूह के प्रति पहले से अपनी एक सोच बना रखी है कि वह अच्छा नहीं है या अच्छा है, और उसके कारण हम जब भी उसके विरुद्ध या उसके समर्थन में निर्णय लेते हैं तो हमारा व्यवहार पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे कई तरह के पक्षपातों को देखते हुए यह कहा जाएगा कि नैसर्गिक न्याय तभी उपलब्ध हो सकता है जब हम पक्षपात के विरुद्ध नियम का पालन करेंगे और किसी भी ऐसे पक्षपात पर रोक लगाएंगे, तब जाकर हम उसको नैसर्गिक न्याय उपलब्ध करा सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का जो नियम है, ऑडी अल्टरम पार्टम, वह क्या है, जो हमारा आज की विषय वस्तु थी मूल, उस तक पहुंचने के लिए हमने इतनी बातें की हैं पृष्ठभूमि में। अब उस पर चर्चा कर रहे हैं, निष्पक्ष सुनवाई का नियम। रूल ऑफ फेयर हियरिंग या राइट ऑफ फेयर हियरिंग। एक मामला था रेक्स वर्सेस ससेक्स, जस्टिसेस 1924, जिसमें जो इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड हेवर्ट, उन्होंने एक बात कही थी कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। तो इसका अर्थ हुआ कि जस्टिस या न्याय केवल प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, प्रदान हो रहा है यह दिखना भी चाहिए। मैं पक्षपात नहीं करता तो मैं नैसर्गिक न्याय का संरक्षण करता हूं, लेकिन मैं पक्षपात नहीं करता यह मेरे व्यवहार में प्रदर्शित भी होना चाहिए। तो जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। यही बात है निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की, कि पक्षपात के विरुद्ध नियम तो है, दैट इज फाइन, लेकिन अगर हम किसी की सुनवाई ही नहीं कर रहे निष्पक्षता के साथ, तो कैसे कह सकते हैं कि हमने निष्पक्ष व्यवहार किया है। तो रूल अगेंस्ट बायस इज गुड, बट अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रोटेक्टेड और सेफगार्डेड द रूल ऑफ फेयर हियरिंग, then rule against bias loses its significance. अगर हमने पक्षपात के विरुद्ध नियम का पालन किया लेकिन किसी के साथ या किसी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन कर दिया है, तो पक्षपात के विरुद्ध नियम का जो महत्व है वह समाप्त हो जाएगा और वह नियम औचित्यहीन हो जाएगा। इसलिए लॉर्ड हेवर्ट की जो बात है वो बहुत तर्कसंगत है इस मामले में। चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड लॉर्ड हेवर्ट के अनुसार जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, न्याय केवल किया नहीं जाना चाहिए, इट बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, must also be seen to be done. यही निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का मूल आधार है कि हम नैसर्गिक न्याय दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे ताकि उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा हो सके। वो क्या प्रयास होंगे?
तो कहा जाएगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और इससे संबंधित अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है राइट टू नोटिस। नोटिस का अधिकार है, उसको सूचना दी जानी चाहिए, उसको नोटिस दिया जाना चाहिए। कहा जाएगा कि सुनवाई का पहला चरण है यह नोटिस देना। अगर हमने बिना उस पार्टी को, उस पक्ष को नोटिस दिए हमने काम कर दिया, तो कहा जाएगा कि राइट टू नोटिस वॉज इग्नोर्ड एंड दैट हैज वायलेटेड राइट टू फेयर हियरिंग। उसने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करा दिया है। तो नोटिस दी जानी चाहिए और पूरी सूचना दी जानी चाहिए। जिस पक्ष के विरुद्ध हम कोई निर्णय ले रहे हैं या जिस पक्ष के समर्थन में निर्णय ले रहे हैं या जो पक्ष है, उसको पर्याप्त और पूर्ण सूचना मिलनी चाहिए नोटिस के रूप में। यह सुनवाई के अधिकार का पहला आधार स्तंभ है और इसकी अवहेलना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की अवहेलना है, ऐसा माना जाएगा। और यह नैसर्गिक न्याय की अवहेलना होगी, ऐसा माना जाएगा। तो सूचना पर्याप्त होनी चाहिए, पर्याप्त तथा पूर्ण सूचना। दूसरा क्या है कि जिसको हमने सूचना दी है उसको यह अधिकार है कि वह पर्याप्त साक्ष्य अपने हिसाब से प्रस्तुत करे। तो राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस इज द अनदर पिलर ऑफ राइट टू फेयर हियरिंग। राइट टू प्रेजेंट द केस एंड एविडेंस। अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। हमने उसको सूचना दे दी है उस पक्ष को और यह कहा कि आप अपने मामले को सामने प्रस्तुत करें और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें, तो आपको निष्पक्ष सुनवाई आपके साथ की जा रही है, ऐसा कहा जाएगा। और तीसरा है राइट टू रिबट एडवर्स एविडेंस। अगर मेरे विरुद्ध कोई साक्ष्य रखा गया है तो मुझे उस साक्ष्य का विरोध करने का भी अधिकार होना चाहिए। यह तीसरा उसका आधार स्तंभ है। कहा जाएगा राइट टू रिबट एडवर्स एविडेंस। जो हमारे विरुद्ध साक्ष्य है उसका विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। प्रतिकूल साक्ष्यों के विरोध का अधिकार है। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, प्रतिकूल साक्ष्यों के तो जो जस्टिस हेवर्ट ने कहा कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। तो अगर हमें दिखलाना है कि हम न्याय दे रहे हैं तो हमें तीन अधिकारों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, तभी निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का संरक्षण होगा। और वो तीन अधिकार हैं कि उस व्यक्ति को या उस पक्ष को पूर्ण और पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए, तो नोटिस का अधिकार है। दूसरा, उसे अपने पक्ष को और उससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए और राइट टू प्रेजेंट द केस एंड एविडेंस। और तीसरा है कि यदि उसके प्रतिकूल कोई साक्ष्य रखा गया है तो उस प्रतिकूल साक्ष्यों के विरोध का अधिकार होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तब जाकर हम निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का संरक्षण कर पाएंगे और उसके माध्यम से हम नैसर्गिक न्याय के अधिकार का संरक्षण कर पाएंगे। ये एक मूल अवधारणा है। अब हम भारत के संविधान में नैसर्गिक न्याय की बात करेंगे। अब यहां भी लॉर्ड हेवर्ट की बात है
कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, तो कुछ इसके सैद्धांतिक पक्ष हैं, तो एक इसका व्यवहारिक पक्ष भी होना चाहिए कि बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। तो हमें यह दिखलाना है कि हम न्याय करते हैं, तो वह प्रक्रिया भी होनी चाहिए और हमारा सिद्धांत भी होना चाहिए। तो संविधान में दोनों बातें कही गई हैं, अगर नहीं भी लिखी हैं तो उच्चतम न्यायालय ने उसकी व्याख्या की है, या संविधान की योजना में वो बात शामिल है। तो हम यह कहा जाएगा कि नैसर्गिक न्याय जो शब्दावली है, नेचुरल जस्टिस, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन यह संकल्पना, यह सिद्धांत भारत के संविधान की योजना में अनिवार्य रूप से शामिल है। पहली बात तो यही होगी कि संविधान में नैसर्गिक न्याय शब्दावली नहीं है, लेकिन यह संवैधानिक योजना का अनिवार्य तत्व है। इट्स एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। कैसे कह सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें, अभी जो मैंने चर्चा की थी आपके लिए, ये जो बतलाया था मैंने आपको अभी कि राजनीतिक प्रशासनिक में निष्पक्षता विवेक, राजनीतिक आर्थिक में समानता, राजनीतिक सामाजिक में गैर विभेदीकरण, राजनीतिक नैतिक में उपयोगितावादी। तो अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो गैर विभेदीकरण अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 29 है। अगर हम संसाधनों के वितरण की बात करें तो अनुच्छेद 39B और 39C है, और अगर निष्पक्षता की बात करें तो विधि के समक्ष समानता है, अनुच्छेद 14, और सभी को जोड़ देंगे तो यह उपयोगितावाद है। क्योंकि हम समुदाय की बात करते हैं, 39B में लिखा गया है कि भौतिक संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व है, और सी यह कह रहा है कि उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाने का दायित्व राज्य का है, ताकि सभी वर्ग, सभी समुदाय मुख्य धारा में समावेशित हो जाएं, कोई भी बहिष्कृत नहीं रहे। तो ये जो पूरा का पूरा आधारिक सिद्धांत है नैसर्गिक न्याय का, यह हमारी संविधान की योजना में स्पष्ट रूप से दिखता है। तो हमने भले नैसर्गिक न्याय का शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन नैसर्गिक न्याय एक अनिवार्य तत्व के रूप में शामिल है। अब अगर हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं तो इसका जो सिद्धांत है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की उत्पत्ति है अनुच्छेद 14 में। क्योंकि विधि का शासन है तो विधि सबके लिए बराबर है, तो विधि निष्पक्षता का समर्थन करती है। तो भारत में जो न्याय का अर्थ है वह निष्पक्षता है, यह कहा जाएगा। तो सबसे पहले यह बात यह भी आ गई कि भारत में न्याय का अर्थ निष्पक्षता है। दूसरा, न्याय की जो प्रकृति है वह अर्थपूर्ण है, सब्सटैंटिव है, अर्थात हम अन्याय दूर करके न्याय देना चाहते हैं, यह है। और तीसरा जो दृष्टिकोण है हमारा वह समतावाद है, संसाधनों का समतामूलक वितरण। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, सब्सटैंटिव जस्टिस एंड इक्विटी, यह हमारा मूल आधार है भारत में नैसर्गिक न्याय के या भारत में न्याय के सिद्धांत का। तो रिमूवल ऑफ इनजस्टिस, इसके अलावा फेयरनेस और इक्विटी, ये हमारा मूल तत्व है। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में न्याय की जो अवधारणा है उसका अगर एक त्रिकोण बनाएं हम, तो यह हो गया
निष्पक्षता या गैर विभेदीकरण, तभी निष्पक्षता है। दूसरा समता या इक्विटी है कि संसाधनों का समता मूलक वितरण होना चाहिए। और अन्याय की समाप्ति है ताकि हम न्याय दे सकें। ये हमारे 3 अवयव हैं भारत के संविधान में न्याय के: फेयरनेस, इक्विटी एंड एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज या इनजस्टिसेस। तो ये 3 बातें हैं न्याय के लिए। अब इसी आधार पर नैसर्गिक न्याय की समझ हमें विकसित करनी है। एक हो गया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की उत्पत्ति होती है अनुच्छेद 14 से, जिसको हम कहते हैं अर्थपूर्ण नैसर्गिक न्याय, सब्सटैंटिव नेचुरल जस्टिस। दूसरा है अनुच्छेद 19(1) ए से जी, जहां पर मौलिक स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, उनमें प्रक्रियात्मक नैसर्गिक न्याय है। तो हमारे यहां नैसर्गिक न्याय, एक तो यह कहा न्याय का अर्थ निष्पक्षता, प्रकृति अर्थपूर्ण, दृष्टिकोण समतावादी है। हमने शब्दावली नहीं लिखी है, लेकिन हम राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सभी तरीके से हम नैसर्गिक न्याय हमारे संविधान की योजना में अनिवार्य रूप से शामिल है। इसके अलावा हमने यह कहा कि नैसर्गिक न्याय के 2 स्वरूप हैं, एक सैद्धांतिक, एक व्यावहारिक। सैद्धांतिक को कहा कि वह अर्थपूर्ण नैसर्गिक न्याय है जिसकी उत्पत्ति विधि के शासन के माध्यम से अनुच्छेद 14 से होती है। और प्रक्रियात्मक नैसर्गिक न्याय हमें दिखती है कहां? जहां अनुच्छेद 19 खंड 1 में मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वहां पर हमें प्रक्रियात्मक नैसर्गिक न्याय दिखाई देती है। इसको सिद्ध करने के लिए एक केस है सत्यवीर सिंह बनाम भारत संघ 1986। उसमें न्यायालय यह कहता है कि अगर हमने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया तो वह स्वेच्छाचारिता का प्रमाण होगा, और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। तो यह इस पूरी बात जो अभी मैंने कही उसको सिद्ध करने के लिए हम उस केस का उल्लेख कर सकते हैं। सत्यवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन, ये क्या हो गया? स्वेच्छाचारिता होगी, और इससे क्या हो गया? यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। तो चाहे हम इधर से चलें या इधर से चलें, अगर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया तो स्वेच्छाचारिता हो गई और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करा देगा। अगर इधर से किया है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करा देगा। तो यह सिद्ध करता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की उत्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब इसके बाद जो दूसरा अवयव है इसका, वह है कि भारत के संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज है जो नैसर्गिक न्याय से सीधे सीधे जुड़ता है। मेनका गांधी वाले केस में इसकी व्याख्या की गई थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ। यह स्वर्णिम त्रिभुज है जिसकी व्याख्या हम लोग करते हैं अभी। अब इसको और थोड़ा डिटेल्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां लिखा अनुच्छेद 14, यह है अनुच्छेद 19 और यह है अनुच्छेद 21। यहां है समता का अधिकार है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें जीवन का अधिकार। इससे जो बातें निकल कर आती हैं वो कौन कौन सी हैं?
इससे निकलती है विधि का शासन, सबसे महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर विधि का शासन है तो निष्पक्षता है, फेयरनेस, मानव अधिकार है, और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। यह अनुच्छेद 14 से हमारे पास इतनी बातें निकल कर आ रही हैं। जो अनुच्छेद 19 1 से 1 ए से जी में है, उसमें क्या है, यहां हो गया मौलिक स्वतंत्रताएं, ये मानवाधिकार है। और दूसरा अभी हमने लिखा, यह प्रक्रियात्मक नैसर्गिक न्याय है अनुच्छेद 19 में। और जीवन के अधिकार में सबसे पहला तो जीवन है तो मानव अधिकार होगा, नैसर्गिक न्याय तो है ही। इसके साथ साथ 21 में लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि का शासन भी है। तो अगर हम अनुच्छेद 21, 19 और 14 की बात करते हैं तो यह पूरी तरीके से नैसर्गिक न्याय की संकल्पना का एक त्रिभुजाकार ढांचा भारत के संविधान में दिखाई देता है। और इनमें से किसी का भी उल्लंघन यह बताता है कि हम नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसकी व्याख्या की गई मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। तो हम नैसर्गिक न्याय को इस रूप में समझ सकते हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 311 एक अनुच्छेद है जो आपको ध्यान रखना है। निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख है अनुच्छेद 311 में, जिसमें प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण दिया हुआ है। न्यायालय यह कहता है कि अनुच्छेद 311 जो है वह रूल ऑफ फेयर हियरिंग एंड दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम एंड दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, न्यायालय ने इसकी बात कही है। तो इस प्रकार से हम नैसर्गिक न्याय की संकल्पना को समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि जो यह टॉपिक है यह कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, और वो रुचिकर भी है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, विधि के समझ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान की समझ विकसित करने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि जो मैंने बात कही आपको वह काफ़ी हद तक आपको समझ में आई होगी, और निश्चित रूप से आपकी जो अपनी समझ है इस पर, उसमें कहीं ना कहीं मूल्यवर्धन अवश्य हुआ होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अगली बार फिर थीम्स इन जीएस में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से किसी एक पर मैं चर्चा करूंगा, और यह प्रयास करूंगा कि आप तक वह बात सारी पहुंचाई जाए जो एक सुशिक्षित व्यक्ति की समझ में अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद।